Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start the work energy chapter from class 9th, and I think this is the second last chapter, or you can say fourth chapter of physics portion in class 9th. So we have completed 3 chapters: motion, force and laws of motion, gravitation, and now we are going to talk about work and energy. So why exactly we are studying the work and energy? So as you know, this is the basics which you are going to cover in class 9th, and then the advanced level you are going to cover in the class 11th. So if you have a clear base right now, you'll find the next portion or the next level very easy. That's why we are doing the basic thing right now. और अभी आपको सिर्फ बेसिक लेवल समझना है, विच इज़ वेरी वेरी ईजी. और ये जो 9th के चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं. ऐसा नहीं कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप फील नहीं कर पाते होंगे. तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं आप फील कर सकते हैं. सो नाउ ये जो वर्क एंड एनर्जी है, ये कंसेप्ट आपको क्या नया सिखाने वाला है, पहले हम वो समझते हैं. तो जैसे हमने पहले मोशन पढ़ा, मोशन में हमने देखा कि क्या हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है, ये चल रहा है इतनी स्पीड से, इतने एक्सेलरेशन से. फिर हमने पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कि ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज वॉट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन? इट इज़ फोर्स. वॉट इज द कॉज बिहाइंड द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? इट इज़ द फोर्स. तो हमने फिर उसके बारे में पढ़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ उसके बाद फिर हमने एक नए फोर्स के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन, और थोड़ा सा फ्लूइड में जो फोर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा. नाउ ये जो वर्क एंड एनर्जी है ना, वर्क एंड एनर्जी इज काइंड ऑफ अ टूल. जैसे ये जो नए क्वांटिटीज़ हमने पढ़े हैं, फोर्स, मोशन, ये सब जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर से समझने का या फिर से सॉल्व करने का ये एक नया तरीका है. कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें फोर्स से सॉल्व नहीं हो पाती हैं. फोर्स और उसके मोमेंटम वगैरह वगैरह जो कंसेप्ट हैं, उनसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं. उस केस में हमें कई बार वर्क एनर्जी बहुत हेल्प करता है, और वो इजीली हमें सॉल्यूशन निकाल के देता है किसी भी क्वेश्चन का. तो वर्क एंड एनर्जी इज़ अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनेंगी, उन्हीं को हम वर्क एंड एनर्जी से भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ नए टर्म हम सीखने वाले हैं, जो कि वर्क आपको दिख रहा है, एनर्जी है, और फिर आएगा पावर. फिर एनर्जी में भी दो तीन टाइप की एनर्जी होगी. वर्क में हम वर्क की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वर्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और इसमें थोड़े से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस 3 चैप्टर्स में भी किया है. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एक टूल है. दिस इज अ टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. उन तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक नया तरीका है. बाकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स बेसिक. आप 11th में देखेंगे कि आप वर्क एनर्जी से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कि आप मोशन या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से नहीं कर पाएंगे. सो अगर हम बात करें डेली लाइफ में वर्क का क्या मतलब होता है, और हमारा जो साइंटिफिक टर्म्स में वर्क का क्या मतलब है, देयर इज़ अ डिफरेंस. ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें क्या है, डिफरेंस है. और वर्क से जो रिलेटेड टर्म्स है वो क्या है, एनर्जी एंड पावर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो साइंस की लैंग्वेज में जो वर्क है और हमारे डेली लाइफ में जो वर्क है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो जैसे अगर हमने कहा कि हमको डेली लाइफ में इतने सारे काम करने होते हैं, सो उसके लिए व्हाट वी डू, वी ईट. ऑल द लिविंग एनिमल्स, ऑल द लिविंग थिंग्स, उनको काम करने के लिए या जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. इवन द प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ. उनको भी जीने के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे इफ़ वी टॉक अबाउट मशीन्स, तो मशीन को खाना तो नहीं चाहिए, बट उनका खाना क्या है, फ्यूल. तो उनको भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ फ्यूल या फिर एनर्जी को बनाने के लिए उन्हें कुछ फूड आइटम्स, जैसे हमारे लिए वो फूड आइटम्स कहलाएंगे, उनके लिए वो फ्यूल कहलाएगा. तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो जितने भी चीज़ें हैं दुनिया में, सबको काम करने के लिए कुछ ना कुछ हमें इनपुट देना पड़ता है. क्लियर है ये चीज़? अब क्या है कि जैसे हम लोग वर्क के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि लाइक आई एम स्टैंडिंग एंड आई एम कंटिन्यूसली टॉकिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ वर्क. आई विल बी राइटिंग ऑन दी बोर्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क. ठीक है ना. यहाँ से मूव करके आई विल गो एंड स्विच ऑफ द कैमरा, एटसेट्रा. देर आर सो मेनी वर्क. या फिर आई विल कीप ऑन पुशिंग दिस वॉल या फिर दिस बोर्ड, आई एम डूइंग सम वर्क. अगर मैं दिन भर ऐसे इसको पुश करते रहूँ कि नहीं मुझे ये वॉल को यहाँ से खिसकाना ही है, लेकिन ये खिसकेगी नहीं, लेकिन मेरी एनर्जी तो एग्जॉस्ट होगी ना, मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगी, आई विल बी टायर्ड आफ्टर सम टाइम. तो इन सबको व्हाट आई कैन से कि आई एम वर्किंग. जैसे कितने सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने पीठ पे इतना सारा लगेज वगैरह लेकर के जाते हैं, है ना, उनको उसी के लिए यूज़ किया जाता है. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स. तो वर्क के नाम पर हम लोग, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ इनफाइनाइट थिंग्स विच विल कम अंडर दी वर्क कैटेगरी. आप बिल्कुल बना सकते हो. लेकिन साइंस की
डेफिनेशन में, साइंटिफिक टर्म्स में वो वर्क है या नहीं, इसको हम कैसे समझेंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं कि भाई एग्जाम्स आने वाले हैं, आई एम वर्किंग सो हार्ड, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ऑफ क्लास 10th, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ऑफ क्लास 12th, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सो मेनी एग्जाम्स आर देयर, सो आई एम वर्किंग हार्ड। बट आप क्या कर रहे होते हैं, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, यू हैव ओपनड योर बुक एंड यू आर रीडिंग, तो हम क्या बोलते हैं, वर्किंग हार्ड। लेकिन अगर आप साइंस की डेफिनेशन से कहो ना, आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइंस देयर इज नो वर्क डन, वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। वैसे अगर आप दिन भर, लाइक जो कूली होते हैं वो दिन भर, कई बार क्या होता है उनको ऐसे लगेज लेकर के पूरा यहाँ पे भार लेकर के खड़े रहना पड़ता है, मान लो 10-15 मिनट 20 मिनट से खड़ा ही है, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी वेस्ट तो हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन देर इज़ नो वर्क डन, वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं कहलाएगा। यू कीप ऑन पुशिंग दैट वॉल, इसको पुश करते रहो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देर इज़ नो वर्क डन। तो ऐसा क्या है, हाउ वी विल डिफाइन दी वर्क, पहले हमें वो समझना है कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए कि इनको वर्क नहीं कहा जा रहा है। आप सुबह निकले, घर से निकले, दिन भर ऑफिस में बैठे रहे, यू हैव वर्क सो हार्ड, ठीक है, आपने पूरा लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, या जो भी है, अपने जो भी काम किया आपने, ठीक है, एंड देन यू हैव कम बैक टू योर होम। तो अगर आप सुबह 9 बजे निकले थे और शाम को अगर 6 बजे आए, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्क डन इन फ्रॉम 9 in the morning to 6 in the evening, और जब आप घर पहुंच गए वापस, पूरे उस टाइम इंटरवल में आपका वर्क डन कहलाएगा ज़ीरो। सो ऐसा क्यों है, क्या है डेफिनेशन वर्क डन की। जैसे हमने क्या देखा था, मोशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि आप अगर सुबह घर से निकले और उसके बाद आप शाम को घर वापस आ गए, ठीक है, सुबह घर से निकले और शाम को घर वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाया, ज़ीरो। डिस्टेंस तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, बड़ी सी वैल्यू होगी क्योंकि दिन भर में आप बहुत चले होंगे, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। सिमिलर वे में जो वर्क डन है, वर्क डन इज ऑल्सो ज़ीरो हियर। तो भाई वर्क डन फिर हम डिफाइन कैसे करें, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है, चेयर को मैंने पुश किया, अगर मैंने उसको पुश किया तो मैं उस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मैंने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है भाई, और वो चेयर मूव कर गई, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई टेबल था, टेबल को हमने पुश किया और टेबल चली, मतलब शिफ्ट हो गई, चेयर को पुश किया, चेयर शिफ्ट हो गई, ठीक है, आपने लगेज को सिर पे लिया एंड देन यू हैव वॉक्ड टू सम हाइट, आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे यहाँ पे रखा था, आपने उसको उठाया, उठाने में फोर्स लगेगा, ऊपर लाया, ऊपर लाने में फोर्स लगेगा, तो आपने फोर्स लाया और वो ऊपर आया। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सारी की सारी कंडीशन में, वो क्या है, पहली चीज़ वर्क डन के लिए रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्क, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि फोर्स should be there, force is applied on an object, force is applied on an object, and दूसरी कंडीशन क्या है कि object is displaced, या फिर आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका नॉन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब देयर इज़ नो वर्क डन। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसको पुश किया और वो शिफ्ट हुआ, तो देयर इज़ अ वर्क डन। अगर आपने इस वॉल को पुश किया, क्या ये वॉल शिफ्ट हुई, क्या, नो, सो देयर इज़ नो वर्क डन। हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया और ऊपर लेकर के गए, तो देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, और हमने भी ऊपर फोर्स लगाया, क्योंकि अगर हम फोर्स ऊपर ना लगाएं तो क्या हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा सकते हैं, नो। तो पहली चीज़ क्या क्या होना चाहिए, देयर शुड बी सम फोर्स अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट अगर मूव किया है, ठीक है, जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया है वो अगर मूव किया है, देन देयर विल बी सम वर्क डन। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वर्क के लिए रिक्वायरमेंट है फोर्स शुड बी देयर एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर।
अब सुबह से शाम तक जब हम लोग बात किए कि एक पर्सन है, ही वेंट टू द ऑफिस, ही वर्कड फॉर 6 to 8 hours एंड देन ही हैज़ कम बैक टू हिज हाउस, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। दैट्स वाई व्हाट विल से कि उसका वर्क डन हो गया 0। बट अगर हम लोग सुबह के 9 बजे से दिन के 12 बजे की बात करें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें वर्क देखने को मिलेगा, बिकॉज उस टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको वर्क डन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों होना चाहिए। सिर्फ फोर्स है तो भी क्या होगा? सिर्फ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी क्या होगा कि वर्क डन नहीं होगा। अगर फोर्स है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है बट फोर्स नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मतलब नो फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन फोर्स नहीं है, तो फिर वर्क डन 0 होगा। क्योंकि भाई हम वर्क डन, किसके वर्क डन की बात करते हैं? हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स। एक फोर्स है, उसने क्या काम किया, किसी ऑब्जेक्ट के वर्क डन की बात नहीं करते हैं। कोई फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम किसके फोर्स की किसके वर्क डन की बात करते हैं, आपको वो भी समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई फोर्स है, उस फोर्स ने क्या काम किया। फोर्स का काम है, फोर्स का ड्यूटी है टू डू सम वर्क, फोर्स का काम है कुछ चेंज ऑफ स्टेट करना। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन फोर्स ही नहीं है, तो किसके वर्क डन की बात करेंगे आप? तो वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो वर्क डन बाय अ फोर्स, यहाँ पे लिख लो रिक्वायरमेंट फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, और इसमें तीसरी कंडीशन और एक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शंस की बात आती है, लेकिन डायरेक्शंस के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट केस लेते हैं। सिंपलेस्ट केस क्या कि थर्ड केस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी along the direction of force, along the direction of force or opposite to the direction of force। क्योंकि हमने अभी तक, आपने मोशन भी जब पढ़ा, मोशन चैप्टर भी जब पढ़ा, तो आपने एक ही लाइन की बात की कि आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, है ना, एक ही लाइन पे, रेक्टिलिनियर। तो यहाँ पे भी हम वही बात करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट शुड बी along the direction of force or opposite to the direction of force। तो देखो इसमें क्या है, इसमें और भी केसेस हैं, there are different cases, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा नहीं, तो अभी आपको ये लेकर के चलना है। और अभी आपको जो केसेस मिलेंगे ना, उसमें आपको यही 2 कंडीशंस मिलेंगी कि या तो along the फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। जैसे उसका केस क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब हम क्या करते हैं, जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी तरफ अगर हम एक्सेलरेशन देते हैं या उसी तरफ फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ने कुछ काम किया उस ऑब्जेक्ट पे, है ना, उसको सपोर्ट किया। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से चल रहा है ऑलरेडी और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दें या ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, अभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, वेलोसिटी तो उधर ही है ना, धीरे धीरे वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन वो अभी तो उधर ही जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उधर है, लेकिन उसका उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो वहाँ पे क्या है, इन दोनों केसेस में देयर विल बी वर्क डन बाय फोर्स। देयर आर मेनी मोर केसेस। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग, उस केस में वर्क डन इस फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं होगा, लेकिन वो केस हम पढ़ने ही वाले नहीं हैं अभी जो हम केस पढ़ने वाले हैं। देखो ये वाली जो थर्ड वाली जो है, दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, दिस इज़ नॉट द बेसिक रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको रिक्वायरमेंट में मत डालो, आप इसको एक ऐसे स्टार पॉइंट बना लो कि अभी जो हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दीज 2 केसेस वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। बाकी केसेस आप 11th में जाकर के पढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दी चलो डेफिनेशन तो हो गई वर्क की, इसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन का फॉर्मूला कैसे आता है उसके बारे में। और एक चीज़ ये कि अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जैसे आप 11th में जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि सिर्फ कांस्टेंट ही नहीं, बहुत सारे तरह के वेरिएबल फोर्सेस के भी वर्क डन निकाले जाते हैं, ठीक है।
कि कांस्टेंट फोर्स से कैसा वर्क डन होता है, एक कांस्टेंट फोर्स कैसा वर्क डन करता है, वर्क करता है, या फिर एक वेरिएबल फोर्स कैसा वर्क करता है। लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग टू अगेन स्टडी अबाउट ओनली द कांस्टेंट फोर्स। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और अच्छा हाँ, डेफिनेशन अभी मैंने वर्क की बताई नहीं है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वर्क डन कब होगा, जब क्या होगा, फोर्स भी और फिर डिस्प्लेसमेंट भी। सो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, मान लो एक टेबल है या एक सरफेस है, उस पर कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा है या बुक रखी है, कुछ भी रखा है, एंड एक फोर्स लगा करके यहाँ से कोई उसे समवन इज पुलिंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है, उसको पकड़ के खींच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसने फोर्स लगाया होगा, इस पर कुछ एफ फोर्स लगा करके उसको हम इधर खींच रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट है ए। सो इस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स लगा करके दिस पर्सन इज पुलिंग दिस साइड, और मान लो वो इस डायरेक्शन में एस उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क जो है, वर्क डन बाय द फोर्स एफ, एंड दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल एफ विल बी डब्ल्यू, वर्क डन को डब्ल्यू से लिखते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो ये कुछ 10 न्यूटन फोर्स है, ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा। फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं, फोर्स की यूनिट्स पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ इंटू एस, या फिर जस्ट आप लिख सकते हो एफ एस। दिस इज द वर्क डन। सो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। क्लियर है ये चीज़। जहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो उसके डायरेक्शन में होना चाहिए या ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्शन में अगर है, अगर फोर्स के डायरेक्शन में है, जैसे मैंने बताया था ना कि कोई भी एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी एक डायरेक्शन को आप डिफाइन कर लेते हो, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो अगर मान लो फोर्स इधर लग रहा है और मैंने इधर पॉजिटिव ले लिया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तब यहाँ पे कैसा आएगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें एस विल बी आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, उस पर हमने फोर्स लगाया, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो देयर वाज सम वर्क डन बाय द फोर्स। क्लियर है ये चीज़। तो अब आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होगा, वर्क डन आप लिख सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ऑन द बोर्ड। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन by a constant force can be defined as, work done by a constant force can be defined as the product of, can be defined as the product of force, the product of force and the displacement in the direction of force or opposite to the direction of force. The work done by a constant force can be defined as the product of force and displacement in the direction of force slash opposite to the direction of force. क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा तो एस लेंगे, या फिर जो भी मान लो 10 मीटर है तो प्लस लेंगे, और ऑपोजिट है तो माइनस लेंगे। जनरली जिस साइड फोर्स होता है हम उसी साइड पॉजिटिव लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली, अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। क्लियर है ये चीज़। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स या यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, आपको फोर्स की यूनिट पता है क्या है, इट इज़ न्यूटन, है ना, और न्यूटन को ही हम क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वर्क डन के लिए क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है,
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट क्या है अगेन मीटर, तो ये क्या बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे हमने kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम न्यूटन दे दिया, वैसे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम दिया गया है जूल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से। अगेन ये एक जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर इसको रखा गया है जूल। सो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। अब जैसे हमने 1 न्यूटन को डिफाइन किया था, 1 न्यूटन फोर्स मतलब क्या था कि अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा 1 न्यूटन का। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम 1 kg के ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली 1 जूल क्या कहलाएगा, 1 जूल है जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। मान लो यहाँ पे आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 1 न्यूटन फोर्स अगर लगाते हैं आप एंड उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर होता है, इस पे अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर होता, तो टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, टोटल वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स कितना कहलाता, वो कहलाता 1 जूल के बराबर। कि भाई 1 न्यूटन फोर्स लगा और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा दिया 1 मीटर। अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो वहाँ पे जो वर्क डन बाय दिस 1 न्यूटन फोर्स है वो कितना है, इट इज़ 1 जूल। सो दीज आर दी यूनिट्स ऑफ वर्क। अगर इसको हम बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है, कभी आपको जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया गया है कहीं कहीं पे, तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये है SI यूनिट। अगर हम CGS बात करें, CGS में तो C मतलब सेंटीमीटर, दिस मतलब ग्राम, दिस मतलब सेकेंड, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। इसको नया नाम दिया गया है अर्ग, ERG। ठीक है, इसका नया नाम है अर्ग। सो बाकी उतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 11th में आओगे तो अपने आप याद हो जाएंगी वो चीज़ें। इतना ही काफ़ी है अभी आपके लिए, बाकी मैंने बता दिया, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो दिस इज़ दी डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एंड दी फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना फोर्स है, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम बिल्कुल वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।